जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे हम और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे द गवर्नेंस सिस्टम का। लास्ट चैप्टर हमने प्रियम्बल का डिस्कस किया है, तो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो आज चैप्टर था वो लास्ट चैप्टर था, मिसलेनियस। सो उसके साथ ही फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा एंड वील बी हेडिंग टुवर्ड्स केमिस्ट्री। और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं घटना चक्र की, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी। और एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपके लिए करंट अफेयर्स की, आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स की जो बुकलेट थी वो हमने डिस्कस की हुई है। सो अपकमिंग 2-3 महीने में जो एग्जाम आएंगे ऑब्वियसली उसमें वो हेल्पफुल रहेगी एंड अपडेटेड जैसे जैसे वर्जन आते जाएंगे वील बी गोइंग विद दैट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट? बेस्ट डिफाइंस द टर्म स्टेट, कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसमें से जो स्टेट की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है? सो देखिए, अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन permanently occupying a definite territory, a community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government। ठीक है, तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली जिसने ऑक्यूपाई कर रखा हो किसी एक डेफिनेट टेरिटरी को, इंडिपेंडेंट हो एक्सटर्नल कंट्रोल से और एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। सो स्टेट इज अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, ये गार्नर ने दिया था जो अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा है। एंड द टर्म स्टेट इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फॉलोइंग आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट: people, that is community of person permanently living there; second is the government; and third is the territory, demarcated boundary that separates one state from another; fourth is sovereignty, it has independent say in all domestic and external decision making। all right, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन इज द प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टेट? फ्लैग, कैपिटल, सोवरेनिटी और द हेड ऑफ द स्टेट। सो ये पूछ रहे हैं प्रोमिनेंट एलिमेंट क्या है इसमें से। Prominent element है sovereignty. The state has 4 essential elements: population, territory, government and sovereignty. And इन सब में से sovereignty सबसे important element है। India before 1947 was not a state. क्यों? Because though it had the other 3 elements, इसके पास government था, population थी और territory भी थी, लेकिन जो 4th सबसे important element है sovereignty, वो मिसिंग था क्योंकि ब्रिटिश का कंट्रोल था इंडिया के ऊपर। इंडिया वॉज नॉट अ सोवरन स्टेट। ठीक है, ब्रिटिश का कंट्रोल था। जब ब्रिटिश का कंट्रोल हटा और उसके बाद इंडिया ने खुद अपनी गवर्नमेंट बनाई, चलिए गवर्नमेंट पहले भी थी लेकिन टेरिटरी भी थी, लोग भी थे, लेकिन सोवरेनिटी नहीं थी। तो इंडिया को क्या मिला पोस्ट इंडिपेंडेंस? सोवरेनिटी मिली एंड देन इट बिकेम अ सोवरन स्टेट। ऑलराइट, उससे पहले उसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। इट वॉज अ टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश, it was a territory of Britain. With reference to the sovereignty of India, which of the following statements is correct? India is a member of Commonwealth of Nations. True. India member है. Sovereignty of India is curtailed due to its membership of Commonwealth of Nations. नहीं, इंडिया की sovereignty curtailed नहीं हुई है। The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation but an independent state. Though in 1947 India declared the continuation of her full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth, this extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty in any manner. The state is everywhere, it leaves hardly a gap, and the statement explains the concept of. So this statement explains the concept of welfare state. बोल रहे हैं स्टेट हर जगह है एंड इट लीव्स हार्डली अ गैप, कहीं भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां स्टेट ना प्रेजेंट हो। तो ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है? द स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके का गवर्नेंस सिस्टम डिफाइन करता है? सो इट डिफाइंस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो 2 तरीके के सिस्टम होते हैं गवर्नेंस के, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। एज वी ऑल नो, इंडिया पजेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एज यू हैव सीन रिसेंटली यूएस में जो इलेक्शन हुआ था वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सो इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम।
In a parliamentary system, executive branch derives its democratic legitimacy from the legislature and is also accountable to the legislature. Which unitary elements are found in Indian federal system? कौन सा यूनिटरी एलिमेंट्स इंडियन फेडरल सिस्टम में पाया जाता है आउट ऑफ ऑल दिस? तो 8 यूनिटरी एलिमेंट्स दिए हुए हैं. देखिए इनमें से कौन कौन से होंगे? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये यूनिटरी एलिमेंट है? नहीं है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन विच यूनिटरी एलिमेंट्स आर फाउंड इन इंडियन फेडरल सिस्टम? ओके, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी एलिमेंट नहीं हो सकता. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं. सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगेन it is not a unitary element. Coming to appointment of governor, appointment of governor is a unitary element. Decentralization of power नहीं है. Decentralize हो रहा है मतलब unitary कैसे हो रहा है? President's approval on state bills unitary element है. Constitutional crisis, constitutional crisis के time पर भी unitary feature हो जाता है. One Supreme Court is not a unitary element. तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सारे यूजुअल फीचर्स होते हैं फेडरेशन के. दिस 2 गवर्नमेंट्स हैं. वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. देन डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन ऑल द 3 बॉडीज. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है. देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. बाई कैमरलिज्म है. हाउएवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे कि सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, दो द स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट, दो स्टेट हैव डिफरेंट पावर्स. जो स्टेट में लागू हो रही है उसमें सेंटर जनरली इंटरफेयर नहीं करेगा, बट जो सेंटर है उसके पास स्ट्रॉन्ग पावर है. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर. सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल नेशन. सिंगल सिटीजनशिप है, ये एक यूनिटरी फीचर है. फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, अगेन एक यूनिटरी फीचर है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज़ अ यूनिफॉर्म फीचर. ऑल्दो जो ऑप्शन में दिया हुआ है ऊपर वो 1 सुप्रीम कोर्ट है. 1 सुप्रीम कोर्ट नहीं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी अपने आप में एक यूनिटरी फीचर है. अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट, देखिए अगर हर स्टेट की अपनी मतलब हाई कोर्ट के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता या वो इंटीग्रेशन नहीं होती कि इसके बाद वहाँ जा सकते, तब ये यूनिटरी फीचर बन जाता कि स्टेट का अपना उसके बाद अलग. बट इंटीग्रेटेड है तो ये यूनिटरी फीचर है. अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर. देन ऑल इंडिया सर्विसेज, emergency provisions, etc. Which one of the following is Indian polity? In Indian polity is an essential feature that indicates that it is federal in character. So कौन सा which of the following in Indian polity is an essential feature जो indicate करता है that it is federal in character? So independence of judiciary is safeguarded. The union legislature has elected representative from constituent units. The union cabinet have elected representatives from regional parties. The fundamental rights are enforceable by courts. तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो एक यूनिटरी फीचर है. अभी हमने ऊपर भी देखा था कि सॉरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी फैक्टर है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने ऊपर देखा था कि ये क्या है, ये फेडरल कैरेक्टर है. तो ये हो जाएगा आंसर. ये देखिए, Which of the following characteristics is not true for unitary form of government? Not true बताना है आपको. Swift decision, flexible, ideal for large countries, uniformity of laws. None of the above, more than one of the above. So which of the following characteristics is not true for unitary form of government? कौन सा सही नहीं है? Swift decision is true, flexible होना is true, rigidity होती है तो federal system का basically feature होता है. देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, सही बात है. आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर नहीं है. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने जो देखे थे वो क्या था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, एमरजेंसी प्रोविजन है, सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ऑल इंडिया सर्विसेज, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है, पार्लियामेंट का अथॉरिटी स्टेट के ऊपर, देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, वीटो ओवर द स्टेट बिल्स, ये सब यूनिटरी फीचर्स हैं. इट कैन नॉट बी आउटराइटली सेड दैट इट इज़ आइडियल फॉर लार्ज कंट्रीज़. तो ये बोला नहीं जा सकता कि भाई ये आइडियल है लार्ज कंट्रीज़ के लिए. ये कंट्री की विल पे डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे इंडिया क्वासी जुडिशियल क्वासी फेडरल भी हम कभी कभी बोलते हैं क्योंकि कुछ यूनिटरी फीचर हैं. तो अगर ऐसा ही होता कि आइडियल है तो इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्ज कंट्रीज़, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से सारे फीचर्स यूनिटरी होने चाहिए थे. बट इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द कंट्री.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस का अच्छा फीचर नहीं है, वो है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव रेगुलेशन, जो कि किसी भी एक्शन या डिसीजन मेकिंग को हिंडर कर देता है या रोक देता है। Thus, it is not a feature of good governance. On the other hand, accountability, transparency and rule of law, ये features होते हैं good governance के। Which of the following is not the feature of Indian Constitution? Parliamentary government, presidential government, independence of judiciary, federal government. So आपको बताना है कि is not the feature of Indian Constitution. So presidential government is not the feature of Indian Constitution. All right, presidential feature is not the presidential government is not the feature of Indian Constitution. Parliamentary government, independent judiciary and federal government, ये सारे characteristics हैं. Out of the following statements, choose the one that brings out principle underlying the cabinet form of government. So, a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people. Parliamentary system of government is also known as cabinet form of government or responsible government. And this type of government is responsible to the popular house of legislature and remains in power till it has the majority in that house. Thus, cabinet form of government is a mechanism to ensure collective responsibility of the government to the people. In which report of the Second Administrative Reforms Commission, Commission barriers of good governance is India have been identified? In which report of the Second Administrative Commission, second ARC report, second ARC, barriers of good governance in India have been identified? तो किस रिपोर्ट में बताया गया? एथिक्स इन गवर्नेंस में, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस में, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस वाली रिपोर्ट में, या लोकल गवर्नेंस में? तो देखिए ये आउटराइटली इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना कौन सी रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है आप एक जनरल आइडिया लगाते हो, बट स्टिल पूछा गया है तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में इसको बोला गया था. So in report 12, citizen centric administration, the heart of governance of the Second Administrative Reforms Commission, barriers of good governance in India have been identified. It also describes the preconditions for good governance. There is parliamentary system of government in India because Council of Ministers is responsible to Lok Sabha. Parliamentary system of government is a system in a democratic government in which the members of executive are taken from the legislature and they are accountable for the same. Therefore, द एग्जीक्यूटिव मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस ऑफ द पीपल मतलब कि लोकसभा के लिए. द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, क्योंकि जब वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेचर के लिए तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी फॉर्म होगी. एंड इन सच अ गवर्नमेंट सिस्टम द एग्जीक्यूटिव डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी फ्रॉम द लेजिस्लेचर. In the context of India, which of the following principles is or are implied institutionally in the parliamentary government? Members of the cabinet are the members of the parliament. Ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament. The cabinet is headed by the head of the state. So आपको बताना है in the context of India, which of the following principles is or are implied institutionally in parliamentary government? So कौन कौन से हो जाएंगे? 1 and 2. Members of the cabinet are the members of parliament, true, and ministers hold the office till they enjoy confidence in the parliament. Cabinet is headed by the head of the state, ये implied नहीं है institutionally. So parliamentary system, the Union Council of Ministers exercises executive authority. Council of Ministers is responsible to lower house of the parliament and it is called the House of People. Any minister who is not the member of either house of parliament for 6 consecutive months shall at the expiration of the period cease to be a minister according to article 75 clause 5. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कोई भी मिनिस्टर जो कि मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का 6 महीने तक वो मिनिस्टर नहीं रहेगा आफ्टर 6 months. ये किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आर्टिकल 75 clause 5 में. And according to article 75 clause 3, the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. Thus स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे, बट स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि कैबिनेट जो है इट इज़ हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर. द हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो बोले जाते हैं प्रेसिडेंट.
In a parliamentary system of government, judiciary controls executive, executive controls judiciary, executive controls legislature या legislature controls executive. तो basically legislature जो है वह executive को control कर रहा है. A parliamentary system of government is one in which the government is responsible to the parliament and can be removed by it. तो जो parliamentary system of government है वो क्या है? It is one in which the government is responsible to the parliament and it can be removed by it. तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल भी है और उसको रिमूव भी किया जा सकता है. Parliamentary system of government is also known as cabinet form of government. It is responsible for legislature's popular house and remains in power till it has the support of the majority of members in that house. We adopted the parliamentary democracy based on the British model. But how does our model differ from that model? As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of Parliament to legislate is limited. ठीक है, Constitution supreme रहता है हमारा. In India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the Parliament are referred to Constitution bench by Supreme Court. ये भी बिल्कुल ठीक है. तो देखिए parliamentary sovereignty क्या है? It is a principle of the UK Constitution and it makes Parliament the supreme legal authority in the UK which can create or end any law. ठीक है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो है वो इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन और ये पार्लियामेंट को सुप्रीम लीगल अथॉरिटी बना देता है यूके में, जो कि किसी भी लॉ को क्रिएट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है. जनरली कोर्ट कैन नॉट ओवर रूल दिस लेजिस्लेशन एंड नो पार्लियामेंट कैन पास लॉज दैट फ्यूचर पार्लियामेंट्स कैन नॉट चेंज. देयरफॉर स्टेटमेंट 1 हो जाता है करेक्ट. बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है जहाँ पे पावर जो है पार्लियामेंट की टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. In the case of India, the concept of basic structure has molded the judiciary to a certain extent. The basic structure gives the power to the judiciary to curb any action of the legislature and the executive if found contradictory. The provision for a constitutional bench has been provided in the Constitution of India under Article 143 and Article 145 Clause 3, and it is the Chief Justice of India who is constitutionally authorized to constitute a constitutional bench and refer cases to it. A constitution bench consists of at least 5 or more judges of the court, which is set up to decide substantial question of law with regard to the interpretation of the constitution in a case. So statement 2 भी correct हो जाता है. In a presidential government, all the executive powers are vested in. So जितनी भी executive powers हैं वो किसके हाथ में है? Presidential government में president के पास. The cardinal features of political system in India are: it is a democratic republic, it has a parliamentary form of government, the supreme power based in people of India, because preamble जब शुरू होता है तो हम देखते हैं ना, we the people of India, and it provides for a unified authority. So देखिए यूनिफाइड अथॉरिटी तो नहीं प्रोवाइड करती है. कार्डिनल फीचर्स की अगर हम बात करें तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहाँ पे सुप्रीम पावर जो है वो लोगों के हाथों में है. इट इज़ वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया. इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हाउएवर इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अ यूनिफाइड अथॉरिटी बट सेपरेशन ऑफ पावर होता है यूनियन और स्टेट्स के बीच में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी. बिल्कुल ठीक बात है. इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट. हमने पहले स्टेट की डेफिनेशन देखी है. टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए और सोवरेनिटी होनी चाहिए. इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट. बिल्कुल ठीक बात है. इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ये भी ठीक है. सो ऑल आर करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी? अ गवर्नमेंट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये फीचर है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी एक फीचर है. रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी. देखिए रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, it has a democratic government which is opposite to authoritarian government. After every 5 years, people of India elect their representative who constitute a government following the Constitution of India. Welfare state aims to. Welfare state का aim क्या है? Management of welfare of weaker sections. Management of welfare of weaker section.
The welfare state is a concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of the social and economic well-being of the citizen. It is based on the principles of equality and opportunity, equitable distribution of wealth, and public responsibility for those unable to avail themselves the minimum necessities for a good life. Which of the following is not the philosophy of Constitution of India? कौन सी philosophy नहीं है? Welfare state philosophy है, socialist भी है, political equality भी दे रहा है, communist state नहीं है. This is not the feature of the philosophy of Constitution of India. So philosophy and ideals of Constitution are reflected in the preamble of Constitution, and it is India as a democratic republic committed to provide equality of opportunity and status. The preamble describes socialist state as an ideal to be realized by India. To provide for political equality, India has adopted the principle of adult franchise. The communist state, however, is not the philosophy of the Constitution of India. Which of the following statements is correct? The Constitution of India is presidential. नहीं है. Parliamentary form of government हम देखते हैं. India is a titular monarchy. No. India is republic. India is aristocracy. No. Democratic है. India is a parliamentary democracy. बिल्कुल सही है. What is the main source of political power in India? Main source क्या है? The people. Which of the following is a basic feature of presidential government? Presidential government का basic feature पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. Rigid constitution, single executive, supremacy of legislature, residual power of the state. So single executive जो है, it is the basic feature of presidential government. Power centralized होती है, decentralized नहीं होती है. हमारे यहाँ क्या है? Power decentralized है. Which of the following is correct? The main feature of presidential form of government is or are head of the executive या head of the state जो है वो कौन है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, उसमें कौन है? प्रेसिडेंट है. सही है. प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. बिल्कुल ठीक बात है. द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व द लेजिस्लेचर. ये भी ठीक है. प्रेसिडेंट डिजॉल्व नहीं कर सकते लेजिस्लेचर को. ये मेन फीचर्स हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के. ऑल ऑफ द अबव. ठीक. द मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव. ही ऑल्सो अपॉइंट्स हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ही कैन नॉट dissolve the legislature. So option D हो जाएगा correct. The democracy of India is based on the fact that public enjoys the rights to choose and change the government. Democracy of India किस fact पे based है? That public enjoys the right to choose and change the government. It is a political system where people are supreme and have the freedom to choose and change government at the time of election. Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary man and women. ठीक है, मतलब कि इलेक्शन में इनका रोल. Democracy requires the participation of people who are at the helm of the government in that they have to choose the right person to represent them. Participation develops awareness and enriches them with the information required to make decision. The onus of the success of democracy is directly related to the quality of decision made by the people. Thus, the virtue of democracy lies in the fact that it builds on the wisdom and character of the common people. Which of the following determines that Indian Constitution is federal? Indian Constitution federal है, ये क्या कौन determine कर रहा है? Distribution of power between union and state. It determines that Indian Constitution is federal. So democratic government are classified into two categories: unitary and federal. यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी पावर होती हैं वो किस में कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं? इनटू अ सेंट्रल अथॉरिटी. द पावर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ सेंट्रल अथॉरिटी. द स्टेट्स आर सबऑर्डिनेटेड टू सच सेंट्रल अथॉरिटीज. इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द सेंटर एंड द स्टेट. States are not the subordinates of the center. In Indian Constitution, there is a provision for the distribution of powers between union and states in the 7th schedule. So, it is called a federal constitution. Indian Constitution is partly rigid and partly flexible. So, Indian Constitution को combination बोला जाता है. Partly rigid है, partly flexible है. Some of its provisions can be amended by simple majority, and some of the provisions need 2/3 majority under Article 368 for amendments. Even after the special 2/3 majority, some of them need ratification by at least 50% of the state legislature. The parliamentary form of government was first introduced in which country? So, it was introduced in
Great Britain. The modern concept of parliamentary government emerged in the Kingdom of Great Britain. The notable historian Professor Pushpesh Pant has also mentioned about UK being the birthplace of parliamentary government in his famous book विश्व इतिहास. Alright. So देखिए यहाँ तक हम इसको करेंगे. I think ये दोनों क्वेश्चन और कर लेते हैं. Which of the following statement is correct regarding parliamentary form of government? देखिए, legislature is responsible to judiciary, legislature is responsible to executive, legislature and executives are independent, the president is responsible to judiciary. तो देखिए इसमें से ई आंसर हो जाएगा, बिकॉज अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और मेजॉरिटी पार्टी रूल है, ठीक है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबकी इंडिपेंडेंट नहीं है. देन नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव अलग अलग हैं. पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, डबल मेंबरशिप है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर. Which of the following points differentiate that Indian parliamentary system and British parliamentary system? So judicial review ये अलग करता है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में. इट इज़ अ सोवरेन बॉडी वाइल द इंडियन पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसकी जो पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं है इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ द टर्म. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, जो हमने कहाँ से लिया है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट? यूएसए से. It can declare any legislative action which is inconsistent with the basic structure of the Constitution of India as null and void. But UK में ऐसा नहीं है. UK में जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, एक सोवरेन बॉडी है, बट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही ड्रिवन है, ठीक है. तो एब्सोल्यूट नहीं है. सो वी आर डूइंग इट टिल हियर. बाकी क्वेश्चंस जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एंड इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. सो टिल देन, keep revising, keep studying, do share the video, do like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.